लेवल ऑफ इंटरमीडिएट। ऐसे ये टर्म ऐसा है, लगेगा कुछ स्पेशल है या कुछ अलग टॉपिक है ग्रामर का, लेकिन यूं कह लो कि शॉर्ट में एक तरह से गागर में सागर भरने वाली बात है। सिंटेक्स इज नथिंग बट ग्रामर ऑफ सेंटेंस। ग्रामर ऑफ सेंटेंस। अब जब सेंटेंस के ग्रामर की बात करेंगे, कोई भी सेंटेंस अगर तुम लिखते हो, नॉर्मल सेंटेंस भी अगर लिखो तुम, जो बहुत यूजुअली यूज होता है, जैसे मान लो है सेंटेंस है, राम गोज टू स्कूल। ये एक सेंटेंस है। अब इसमें सेंटेंस का ग्रामर क्या होगा, मतलब क्या है? मतलब ये कि कोई सेंटेंस किन चीजों से मिलकर के बना है और वो किस हिसाब से उसमें यूज किए गए हैं। अगर ध्यान दोगे तो राम सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है और स्कूल भी एक ऑब्जेक्ट है, नाउन है। यानी ऊपर ऊपर से देखा जाए तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो है ही, साथ ही ध्यान दोगे तो राम एक नाउन भी है, गोज वर्ब तो है ही, टू प्रीपोजिशन मैंने बता ही दिया, स्कूल भी एक नाउन है। यानी मोटा मोटी जो समझ में आ रहा है, एक सिंपल सेंटेंस में नाउन है, वर्ब है, नाउन है, प्रीपोजिशन है, दो तीन तो यहां दिख गया। इसका मतलब एक सेंटेंस, उसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं, तो कौन से वर्ड्स यूज हो सकते हैं? जो हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसमें कोई नाउन यूज हो सकता है, कोई प्रोनाउन यूज हो सकता है, उसमें कोई वर्ब हो सकती है, एडवर्ब हो सकती है, उसमें कोई एडजेक्टिव हो सकता है, उसमें कोई इंटरजेक्शन हो सकता है, उसमें कोई कंजंक्शन हो सकता है, उसमें कोई प्रीपोजिशन हो सकता है। वो सुनिए क्या, यानी किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की किसी भी वर्ड्स की बात करें, नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये कोई भी वर्ड्स यूज हो सकते हैं किसी सेंटेंस में, ये आपको पता है। तो इन्हीं का जो हम यूज करते हैं वो किस आधार पर कर पाएंगे, यानी किस चीज का प्रयोग कहां किया जाएगा, यही पढ़ते हैं हम सिंटैक्स में। या यूं कह लो कि एक तरह से पूरा का पूरा ग्रामर ही है, क्योंकि कौन सा सब्जेक्ट किस वर्ब के साथ यूज होगा, इसके लिए तुम्हें टेंस पढ़ना होगा, इसके लिए तुम्हें वॉइस पढ़ना होगा, इसके लिए तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड पढ़ना पड़ेगा, जिसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगती है, कब, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। नाउन में सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, फर्स्ट पर्सन, अगर प्रोनाउन में आते हो, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, उसके क्या रूल्स हैं, तीनों एक साथ यूज होंगे तो कैसे यूज होंगे। यानी इन अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक, सब में अलग अलग नियम क्या हैं, वो सारे नियम अगर पढ़ जाओगे तब जाकर तुम्हारा सिंटैक्स कंप्लीट होगा। समझ में आया? यानी सिंटैक्स अगर पढ़ना है तो आपको सबके बारे में इलेबोरेटिवली जानकारी होनी चाहिए। नाउन कौन कौन से, कैसे उनका यूज है, कौन सिंगुलर कौन प्लूरल। नाउन में फर्दर जाओगे तो नाउन में एक टॉपिक आता है नंबर का, जिसमें सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हो। नाउन में एक टॉपिक आता है केस का, कारक, उसमें 3 केस के बारे में पढ़ते हो, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और पजेसिव, यानी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव, जिसको हम जेनिटिव में बोलते हैं। कर्ता, कर्म और संबंध कार्य।
नाउन में एक चैप्टर आता है जेंडर का, जेंडर का भी रोल है सेंटेंस में। अब किसी लड़की के लिए प्रोनाउन हम ही यूज नहीं कर सकते, कौन बताएगा? प्रोनाउन बताएगा। यानी हर एक बारीक चीज जो भी आपको जाननी है सेंटेंस से जुड़ी हुई, उसका ग्रामर समझ में। नाउन का यूज कैसे है? प्रोनाउन, प्रोनाउन बता दिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके हिसाब से वर्ब का यूज किया जाएगा। वर्ब में केवल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आती, सॉरी वर्ब में केवल मेन वर्ब नहीं आती जो तुम पढ़ते हो, सोना, खाना, उठना, बैठना, जागना, रोना, हंसना, ये सारे मेन वर्ब्स हैं। तो इनका यूज हम अलग अलग ढंग से तो करते ही हैं टेंस में, साथ ही में वर्ब में हम ऑक्सिलरी वर्ब्स में पढ़ते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स में हम क्या पढ़ते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ते हैं। इसका प्रयोग कहां करना है, का कहां करना, आर का कहां करना, वॉज का कहां करना, वर का कहां करना, विल, शैल क्या है, शैल हैड हो चुका है, शैल का यूज नहीं पढ़ते। उसके अलावा डू, डज है, डिड है, हैव, हैज, हैड है, इनका यूज कहां करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब्स, सॉरी जो दूसरी आती है मॉडल वर्ब्स है। मॉडल वर्ब्स में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, ought, must, किस कॉन्टेक्स्ट में उनका यूज होता है तो सेंटेंस ही। यू कैन गो, यू मे गो, यू मस्ट गो, यू शुड गो, कहां यूज होगा? मैं कभी सर को कैन कभी सर क्यों नहीं बोल सकते? यू कैन गो को यू मे गो क्यों नहीं बोल सकते? तो ये सब जो बारीकियां हैं वर्ब्स की, किनका कहां यूज करना है और किनके साथ कौन सी वर्ब यूज करनी है, ये हम पढ़ेंगे। एडजेक्टिव की बात कर लें। एडजेक्टिव्स में तमाम टाइप्स हैं, किन टाइप्स का इस्तेमाल कहां पर होता है, अलग अलग जो एडजेक्टिव्स हैं उनका यूज कैसे करते हैं। ऐसा तो नहीं कि जहां लड़की का यूज करते हैं वहां हम यूज कर लेंगे, जहां मच का यूज करते हैं क्या वहां मेनी का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। मच अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है और मेनी अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। तो अलग अलग एडजेक्टिव्स, उनके अलग अलग प्रयोग। सबसे खतरनाक चैप्टर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बड़े छोटे छोटे होते हैं, इन है, एज है, ऑन है, विद है, विदिन है, बाय है, अंडा है, beneath है, क्रॉस है, above है, तो अप है, डाउन है, बड़े छोटे छोटे जो है अंग्रेजी के शब्द, लेकिन बड़े खतरनाक। कब इनका कहां यूज हो जाए पता नहीं चलता, कब ऑन की जगह ऐड हो जाता है, कब उसकी जगह इन हो जाता है, पता नहीं चलता। तो प्रीपोजिशन सेंटेंस में कहां यूज होगा? यहां हमने सेंटेंस लिखा, राम गोस टू स्कूल, टू ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं किया हमने यूज, या कुछ और अगर यूज करेंगे तो उसका कॉन्टेक्स्ट कैसे बदल जाएगा। तो प्रीपोजिशन की ये बारीकियां जब तक नहीं समझोगे तब तक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन में एलास वर्ड कब यूज करना है, ब्रेवो कब यूज करना है, हुर्रा कब यूज करना है, लैक कब यूज करना है, ओ कब यूज करना है। अलग अलग जो आप एक्सप्रेशन देते हैं इंटरजेक्शन में, उनके कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस संदर्भ में उनका प्रयोग करना है, जब ये जानेंगे तो आपको इंटरजेक्शन का यूज करने आएगा। कंजंक्शन, जहां एंड का यूज करना है क्या वहां बट का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जहां बिकॉज का यूज करना है क्या वहां हेंस का यूज कर सकते हैं, सो का यूज कर सकते हैं, देयरफॉर का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी हर पर्टिकुलर जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जब वो पूरा कवर आप करेंगे तब जाकर के आपका सिंटैक्स कवर होगा। समझ में आई मेरी बात? सिंटैक्स क्या है समझ में आ गया होगा। तो सारे टॉपिक्स को अलग अलग से जब आप पढ़ेंगे तब वो चीजें क्लियर होगी। कुछ चीजें पहले पढ़ाई जा चुकी है सिंटैक्स की, ऐसे सिंटैक्स की चर्चा नहीं हुई होगी तो लग रहा होगा कि ये टॉपिक कौन सा है, ये हमें पढ़ना है, कुछ बात भी नहीं। ऐसा नहीं। आपने अगर टेंस पढ़ा तो आपने सिंटैक्स पढ़ा, आपने अगर पैसिव वॉइस पढ़ा तो आपने सिंटैक्स पढ़ा।
आपने अगर नरेशन पढ़ा तो आपने सेंटेंस पढ़ा, उसमें अगर नॉर्मल बात करें एक टॉपिक सब टॉपिक उसका आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके लिए एक और फ्रेज यूज करते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड इसका मतलब भी वही होता है, यानी किस तरह के सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज की जाएगी। तो एक जो बहुत सिंपल सा फंडा समझने वाला है वो ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो वर्ब उसके साथ सिंगुलर रहे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब उसके साथ प्लूरल रहे। अब समस्या इस बात की है कि कब कोई कौन सा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो जाए, कब कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए। नॉर्मली जो दिखता है प्लूरल समझ में आता है, लेकिन अब जैसे आई के साथ समस्या है, अंग्रेजी में आई जो है, अब उसमें एक बात और समझने वाली है कि नॉर्मली लोग जब प्रश्न पूछते हैं, जैसे हमारे ग्रेजुएशन के दौरान हमारे प्रोफेसर ने बताया कि किसी ने पूछा था कि आई के साथ एम ही क्यों लगता है, कुछ और क्यों नहीं लगता। तो उत्तर उनका ये था कि मैं बताने को बता दूं आई के साथ एम क्यों लगता है, लेकिन इससे होगा क्या मिल जाएगा। आई के साथ एम का ही प्रयोग क्यों होता है, इसका प्रयोग क्यों नहीं होता, मैं बता दूं आपको क्या मिलेगा इससे। मतलब क्या है इसका मतलब ये समझने का है लैंग्वेज में या कोई भी ज्ञान जब आपको मिल रहा होता है शुरू में, तो पहले उसको लीजिए, जब पूरे ज्ञानी बन जाइए उसके बाद क्यों वाले जितने प्रश्न करते रहिए और खोजते रहिए। जैसे ही आप पहले क्यों में आ जाते हैं तो आप एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं अपने सीखने के प्रोसेस में। अगर मैं अभी सिखा रहा हूं कि आई के साथ एम लगाना है तो लगाइए, खूब लगाइए, खूब यूज करिए, सीखिए पहले, और बाद में बैठ करके जो है सब क्यों का उत्तर तलाशते रहिए, क्योंकि वो क्यों का उत्तर मिल जाने से आप बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हो जाएंगे, और उस क्यों का उत्तर नहीं मिलने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि ऐसा प्रश्न कहीं नहीं पूछा जाता कि आई के साथ एम क्यों लगाते हैं। हाँ, ये जानना है कि प्रेजेंट में तो आई के साथ एम लगेगा, पास्ट में तो आई के साथ वॉज लगेगा, अपने आप में यूनिक है आई। पास्ट में वॉज लगा रहे सिंगुलर बन जा रहा, एम लगा रहे एकदम अलग हो जा रहा, और परफेक्ट में हैव का यूज कर ले रहे हैं, प्लूरल बना दे रहे हैं उसको। तो अब अगर ऐसे प्रश्न आते हैं आपके सामने कि भाई ऐसा क्यों है, तो इसका एकमात्र उत्तर है और एकदम सदा उत्तर वो है ओनली ड्यू टू कन्वेंशन। कन्वेंशन कन्वेंशन क्या होता है, जब किसी एक चीज को बहुत सारे लोग मान्यता दे देते हैं तो वो चीज उसी ढंग से फॉलो की जाती है। ऐसे प्रश्न ठीक वैसे ही हैं जब आपसे पूछा जाए कि आपका एक पर्टिकुलर नाम है, वो नाम क्यों है, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं, वो नाम आपको दे दिया क्या इसलिए वो नाम आपका है, बस। समझ पा रहे हैं मेरी बात। भाषा में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ओनली ड्यू टू कन्वेंशन है, ओनली ड्यू टू बाय द यूज ऑफ डिफरेंट स्पीकर्स, नेटिव स्पीकर्स, जो किसी भाषा के बोलने वाले वास्तविक लोग हैं, जहां से उस भाषा की उत्पत्ति हुई है, वो उस तरीके से उन्होंने उसका प्रयोग किया और वही चीज बन गई, वही नियम बन गया। नियम से भाषा नहीं बनती, भाषाओं का प्रयोग होता है, भाषाएं बोली जाती हैं, वहां से नियम बनाए जाते हैं। पहले ग्रामर नहीं आया, पहले भाषा को एक रूप में डेवलप किया गया, बोला गया, और बोलते बोलते फर्दर उसको एक उसकी सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए उसके नियमों की बात की जाने लगी। कोई भी बच्चा अपनी भाषा जब सीखता है वो ग्रामर नहीं पढ़ता, वो भाषा सीखता है। समझ गए? पहले वो भाषा सीखता है, बोलना सीखता है, और बोलते बोलते फिर वो धीरे धीरे चीजों को ऑब्जर्व करता है, तो रियलाइज करता है कि अच्छा
लड़की है उसके लिए कुछ अलग भाषा प्रयोग करनी है, लड़का है उसके लिए अलग, छोटा है उसके लिए अलग, बड़ा है उसके लिए अलग, एक लोग है उसके लिए अलग, एक से ज्यादा लोग हैं उसके लिए अलग। ये सब ऑब्जर्व कर करके सीख लेता है बच्चा। तो पहली जरूरत भाषा, पहली जरूरत लैंग्वेज, ग्रामर बात की चीज है, लेकिन अब चूंकि आप पढ़ रहे हैं एक ऐसी भाषा जो आपकी खुद की नहीं है, तो यहाँ पर आप पहले क्या पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं। हालांकि यहाँ भी आपको पहले अंग्रेजी बोलने की कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए पहले बता चुका हुआ है कई तरीके हैं सीखने के, खुद से बात करने के या सोशल मीडिया न्यूज वगैरह यूज करके प्रैक्टिस करने। तो कन्वेंशन की बात मैं कर रहा था, यानी आई के साथ एम है, रीजन जानने की जरूरत नहीं, जानिए आई के साथ प्रेजेंट में एम का यूज किया जाता है। ठीक है, फिलहाल मैं बात कर रहा था सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड की, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ एक बात जो याद रखने वाली है, जो समझने वाली है, वो ये है कि कभी भी जो क्रिया होती है, जो वर्ब होती है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। जैसे अगर गो का मतलब जाना होता है, गो एक वर्ब है, किसी भी वर्ब जब मैं बोलूं कि वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म, तो ओरिजिनल फॉर्म का मतलब वर्ब का पहला फॉर्म। ठीक है, गो का रूप कैसे सकता है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, 5 है इसके, V1, V2, V3। बाद वाले को अपनी आसानी के लिए हम V4 और V5 बोल देते हैं। तो V1 से लेकर के V5 तक है, इसमें ओरिजिनल फॉर्म कौन सा है, V1। क्लियर है, तो जो V1 होगा क्रिया का पहला रूप होगा, जो क्रिया का प्रेजेंट का रूप होता है, क्रिया का ओरिजिनल फॉर्म हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। प्लूरल यानी बहुवचन का होता है, और इसीलिए जब इसका प्रयोग करेंगे तो हमेशा हमेशा इसका प्रयोग कब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी बहुवचन के शब्द के साथ ही होगा। इसीलिए अब आई प्रेजेंट में प्लूरल माना जाता है, आई गो हो जाता है, यू गो हो जाता है, दे गो हो जाता है, लेकिन ही के साथ गो नहीं होता, ही के साथ गोज होता है, शी के साथ गोज होता है, इट के साथ गोज होता है। यानी क्रिया अपने वास्तविक रूप में हमेशा बहुवचन में होती है, और जब क्रिया को आपको बदलना है एक वचन में, बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई भी नाउन अगर है, नाउन को एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं। जैसे एक है टॉय, टॉय मतलब खिलौना, एक वचन एक खिलौना, लेकिन जब प्लूरल बनाना हो क्या होगा, टॉयज हो जाएगा, टॉयज एस लगा देंगे। यानी संज्ञा या नाउन को एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ते हैं। क्रिया के साथ ठीक उल्टा होता है, क्रिया को एक वचन बनाने के लिए उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं। क्लियर है, नाउन को बहुवचन बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ते हैं, और क्रिया को एक वचन बनाने के लिए ऐसे जोड़ते हैं। तो इस गो प्लूरल का एक वचन क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, ये हो गया एक वचन। तो एक वचन कर्ता के साथ इसीलिए गोज का प्रयोग करते हैं। तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि अगर सिंपली कोई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही गोज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है शी गोज, साथ में गोज गोज कर लिया अलग अलग। अच्छा, ये दोनों साथ में आ जाएंगे तब ही गोज शी गोज। अब ही और शी दोनों साथ में जाएंगे तब क्या होगा, ही के साथ गोज लगा रहे, एक के साथ एक वचन, एक के साथ एक वचन। लेकिन अगर हम ही एंड शी कर देता, ही एंड शी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो क्रिया कौन सी लगेगी, कौन सी, गो लगेगी। ही के साथ गो, शी के साथ गो, लेकिन ही एंड शी साथ में आ जाएंगे तो ही एंड शी गो हो जाएगा। यही तो है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, समझ में आया। अगर यही ही एंड शी की जगह पर ही और शी हो जाता क्या होगा, यहां पर गोज ही होगा, क्योंकि ऑप्शन है ही और शी दोनों, इसको ये और दोनों एक वचन है, तो ही और शी क्या हो जाएगा, गोज होगा। अच्छा, ही शी में तो क्लियर हो गया। अब मान लो
ही एंड आई अगर हो जाए तब ही एंड आई, क्या आई एंड ही हो सकता है? ये भी समझो, ही एंड आई को आई एंड ही लिख सकते। अब देखो यहां ध्यान से, इसके साथ अकेले रहेगा तो बोझ लगेगा, ये अकेले रहेगा तो बोझ लगेगा। अब दोनों साथ में आ गए, और रहेगा तब भी, यदि रहेगा तब भी, दोनों साथ में आ गए तो एक के साथ गो चाहिए, एक के साथ गो चाहिए, तो कौन सा रखेंगे जो दोनों का काम करते? गो रखेंगे। और वो गो हमेशा इस आई के बाद ही लिखेंगे। यहां पर अगर ही एंड आई गो के जगह पर आई एंड ही गो कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक बात, गो कहां से आ जाएगा? समझ में क्या कह रहा हूं? सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड यही सिखाता है कि कोई पर्टिकुलर अगर हम यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट, किसी भी हालत में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, और अगर वो प्लूरल है तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। अब जैसे कि एग्जांपल दें, कई बार ऐसा होता है कि एक ही बंदा दो डेजिग्नेशन रखता है, बीच में एंड करते हैं उसकी, तो है तो एक इंसान। अगर हम सेंटेंस में जानते हैं कि हम किसी एक सेंटेंस एक इंसान की बात कर रहे हैं तो वहां पर उसके साथ एक क्वेश्चन की क्रिया लगेगी। अगर दो अलग अलग डेजिग्नेशन दो अलग अलग लोगों के लिए है तो उनके साथ बहुवचन की क्रिया लगेगी। जैसे एग्जांपल, आपकी विद्यालय अगर कहा जाए द प्रिंसिपल एंड लेक्चरर ऑफ सिविक्स, एक डेजिग्नेशन प्रिंसिपल और एक डेजिग्नेशन लेक्चरर ऑफ सिविक्स, क्या ये दो अलग अलग लोग हैं? एक ही लोग हैं। तो अगर एक इंसान की बात करोगे तो एग्जांपल क्या होगा? जैसे मान लो कि वो आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल एंड लेक्चरर ऑफ सिविक्स। क्या होगा? इज कमिंग, क्या कमिंग? इज होगा क्या? एक इंसान की बात कर रहे हैं, यहां एंड लगा करके दो बनता दिख रहा है लेकिन है एक इंसान, तो क्या हो जाएगा? इज कमिंग हो जाएगा। समझ में आई बात? दूसरा, अगर यहां पर ये दो अलग अलग एजुकेशन वाले लोग होते तो एक बदलाव और होगा। क्या बदलाव होता है? कैसे पता चलता? अच्छा, कोई सेंटेंस सिंपली लिखा है, तुमको कैसे पता? केवल लिखा है तो तुमको कैसे पता कि एक आदमी के बारे में, दो आदमी के बारे में है? तो लिखने का वो जो इज आ रहा है वो बताएगा कि एक ही आदमी है। दूसरा, अगर ये दो लोग होते तो प्रिंसिपल एंड लेक्चरर के बाद यहां पर लेक्चर के पहले क्या होता? द लेक्चरर, द प्रिंसिपल एंड द लेक्चरर ऑफ सिविक्स, और यहां पर हो जाता अगर ये दो लोग होते तो उसको इस तरह से। समझ में आया? ये है ब्यूटी लैंग्वेज। तुमको देख करके समझ में आ जाएगा कि कितने लोगों की बात हो रही है। जैसे हमारी हिंदी में ऐसा होता है कि नॉर्मली तो हम ये कहते हैं कि हैं शब्द का जो प्रयोग है वो हम बहुवचन के लिए करते हैं। विद्यार्थी शोर करते हैं, यानी कई सारे विद्यार्थी हैं, है ना? राम आ रहा है, श्याम जा रहा है, लेकिन वही सर आ रहे हैं, सर तो एक ही है। तो सम्मानजनक, हिंदी में सम्मानजनक शब्द है तो वहां पर वो बहुवचन वाला है यूज कर लेते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट अलग है। यही तो समझना है हमको। लकीर का फकीर नहीं पढ़ना, एक नियम पढ़ लिया बस उसी नियम को गाया जा रहा है। समझ में आया? सिंटेक्स की कुछ बातें क्लियर हुई?